अलैक्म। अच्छा वालेकुम जी, अभी सलाम। तक हमने जो 2 दिनों में पढ़ लिया हम उसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने शुरू किया था IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको शुरू करने से पहले मैंने आपको बताई थी एसिड की डेफिनेशन कि एसिड क्या होता है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था एसिड क्या होता है। एसिड इज अ रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय एंड कंट्रोल बाय द एंटिटी। इसमें दो शर्त है कि कोई भी एक ऐसा रिसोर्स जो एंटिटी ऑन कर रही हो, ऑन यानी उसकी लीगल ओनरशिप हो उसके पास, उसको वो उसकी मालिक हो, और उसको कंट्रोल भी करती हो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमारे पास होती है लेकिन हम उसको ऑन तो कर रहे होते हैं लेकिन कंट्रोल कोई और बंदा कर रहा होता है। तो उसकी हमारे पास लीगल ओनरशिप भी होनी चाहिए और कंट्रोल भी हमारे पास होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब उससे जो बेनिफिट्स आने हैं वो भी हमें मिले, और अगर उससे कोई रिस्क जुड़ा हुआ है, उससे कोई लॉस आना है तो वो भी हमें मिले, तो हम कहेंगे कि एसिड है हमारा। तो एक एसिड ऐसा एक रिसोर्स है जिसे एक एंटिटी ऑन भी करती है और कंट्रोल भी करती है। तो एसिड्स में हमने आगे मजीद एग्जांपल पढ़ी थी कि करंट एसिड्स होते हैं, नॉन करंट एसिड्स होते हैं, और आगे उनकी डिफरेंट किस्में होती हैं। ऐसे एसिड जो आपने हेल्ड किए हैं वह सेल के लिए, और ऐसे एसिड जो आपने सेल के लिए हेल्ड नहीं किए हुए। क्या मतलब इसका, कि आपके पास कुछ एसिड्स हैं जिनसे आपको 1 साल के अंदर अंदर फायदा आना है, आपने उनको कह देना कि ये हमारे करंट एसिड्स हैं। और आपके पास कुछ ऐसे एसिड्स हैं जिसको आपने सिर्फ इस चीज के लिए अपने पास रखा हुआ है कि मैंने अब इसको बेच देना है, तो वो IAS 16 के अंदर डील नहीं होते। इसके अलावा हमारे पास IAS 16 के अंदर वो एसिड डील होते हैं जो हमने एक्वायर किए हैं, यानी हमने उनको खरीदा इसलिए है कि हमने उसको सेल नहीं करना। PPE है क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है क्या। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में प्रॉपर्टीज आती हैं। कोई भी प्लांट आपने खरीदा है या कोई भी आपकी इक्विपमेंट्स हैं, वो इक्विपमेंट्स जो आपने अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए खरीदे हैं, आपने उनको रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा। आपने कोई प्रॉपर्टी इसलिए नहीं खरीदी कि आप उसको बाद में बेच के दोबारा से कोई फायदा ले लोगे, कोई गेन कमा लोगे। आपने कोई इक्विपमेंट, कोई व्हीकल्स इसलिए नहीं खरीदी हुई कि आप उनको कल को बेच दोगे या उनसे कोई प्रॉफिट वगैरह कमाओगे, नहीं। आपने एक बिल्डिंग इसलिए खरीदी है कि आप वहां पे कोई मशीन लगाओगे, मशीन लगाने के बाद उससे कोई यूनिट प्रोड्यूस करोगे, यूनिट को बेच के फिर आपके रेवेन्यू आएगा। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मतलब ऐसे एसेट्स होंगे हमारे। इसके अंदर वो एसेट्स आएंगे जो हमने अपने ऑपरेशंस, ऑनगोइंग ऑपरेशंस के लिए रखे हुए हों। ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमने नॉन करंट एसेट्स, ऐसे नॉन करंट एसेट जो हमने हेल्ड किए हैं फॉर, मैं यहाँ से खोल लेता हूँ उसको। ऐसे नॉन करंट एसेट जो हमने एक्वायर किए हैं फॉर नॉट फॉर सेल, मतलब हमने उसको आगे बेचना नहीं है। और इसमें टेंजिबल एसेट होना जरूरी है। मतलब इसका मतलब कि कोई इंटेंजिबल एसेट भी होंगे, टेंजिबल जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, कोई मशीनरी है, कोई प्लांट है, कोई इक्विपमेंट है, तो हम उसको देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है। और इनटेंजिबल इसमें डील नहीं होंगे, उनके लिए एक अलग स्टैंडर्ड होगा IAS 38। ठीक है। तो हमारा IAS 16 किस किस पे एप्लीकेबल होगा, नॉन करंट एसेट्स के ऊपर जो हमने एक्वायर किए हैं। किस मकसद के लिए, कि हमने उनको बेचना नहीं है, हमने उनको अपनी ऑन गोइंग ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल करना है। हमारा ऑपरेशन फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्री है, हमने एक मशीन खरीदी है, उसको इसलिए हम रखा हुआ है कि हम उसे प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट को बेच के पैसे आएंगे। तो मशीन को इसलिए नहीं रखा हुआ कि मशीन यहाँ से रखेंगे और मशीन जब महंगी होगी तो बेच देंगे। और हम उस मशीन को हाथ लगा सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं मशीन, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो किसी चीज़ के अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ और हमें नजर ही नहीं आता। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि IAS 16 के अंदर हम कौन से एरियाज को कवर करेंगे, एसिड की डेफिनेशन को, जो कि मैंने आपको ऊपर पढ़ा दी है। ठीक है। इनिशियल मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, मतलब जब पहली बार आप एसिड खरीद के लेके आओगे अपने पास, तो अपनी किताबों के अंदर, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे। ये सारी स्पेसिफिक प्रिंसिपल गाइडेंस हमें स्टैंडर्ड देगा। हमने सिर्फ स्टैंडर्ड को फॉलो करते जाना, स्टैंडर्ड जैसे जैसे हमको बोलता जाएगा, जो प्रिंसिपल उसने हमें बताए होंगे हम उसको फॉलो करते जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन, कि एक एसिड जो हम साल के पहले दिन खरीद के लेके आए हैं 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को, क्या वो एसिड उतने का ही होगा जो जैसे जितनी वैल्यू का वो साल के पहले दिन था। मिसाल के तौर पर हम लाख रुपए का खरीद के लाए हैं और आज 31 दिसंबर है, तो क्या उसकी कीमत लाख रुपए ही है। हाँ नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में उसकी कीमत डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो हम कहेंगे कि अब वो 1 लाख रुपए वाला एसिड 90 हजार रुपए का रहेगा, जो 10 हजार रुपए का उस एसिड के अंदर डिक्रीज है वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन। हम इसको फर्दर भी पढ़ेंगे। फिर इस डेप्रिसिएशन के मेथड्स पढ़ेंगे, फिर कंपनीज की पॉलिसीज पढ़ेंगे। कंपनी की पॉलिसी क्या है। फिर हमने कोई एसिड बेच दिया उसको पढ़ेंगे, कोई एसिड दे के दूसरे का एसिड खरीद लिया उसको, और हमारी रीवैल्यूएशन। साल के शुरू में लाख रुपए का खरीदा था लेकिन साल के एंड में वो 1,10,000 रुपए का हुआ है, तो 10 हजार जो महंगा हो गया एसिड, तो उसको भी हमने कैसे रिकॉर्ड करना है अपनी किताबों के अंदर। तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, एसिड एक ऐसा रिसोर्स है जिसको एंटिटी ऑन भी करती है और कंट्रोल भी करती है।
ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी किसी भी एसिड की। लेकिन हम यहाँ पे आइए 16 में नॉन करंट एसिड्स में किसी नॉन करंट एसिड को नॉन करंट एसिड तब मानेंगे और पीपीई के तौर पे तब रिकॉर्ड करेंगे जब पहले नंबर पे क्या, कि इट इज प्रोबेबल डैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, इट इज प्रोबेबल डैट कि हमें उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने हो, फायदा आना हो, वो हमें सेल करके देगा, उससे हमें रेवेन्यू जनरेट करके देगा। ठीक है। और उसकी कॉस्ट जिस दिन हम उसको खरीद के लेके आए हैं ना, वो रिलायबली मैयर हो सके, उसकी कॉस्ट हमें रिलायबली क्या हो सके, मैयर हो सके। मतलब आज हम खरीद के लेके आए, हमें पता ही नहीं है वो कितने का, लेकिन बस हम ले आए। तो ऐसे एसेट जिससे हमें फ्यूचर में फायदा आना है, ठीक है, और जिसकी कॉस्ट रिलायबली मैयर हो, हम उनको आईएस 16 के अंदर कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज का मतलब रिकॉर्ड करेंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एंट्री करेंगे, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। ये होती है इनिशियल मेजरमेंट। अब इनिशियल मेजरमेंट क्या होती है कि जिस दिन पहले दिन आप एसिड को खरीद के लेके आए हो, उस दिन की कौन कौन सी चीजें आपने इंक्लूड करनी है एसिड की कॉस्ट में, और कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूड करनी है, कौन सी चीजें आपने एसिड की कॉस्ट में ऐड करनी है, कौन सी एसिड की कॉस्ट से निकाल देनी है। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपको फॉर एग्जांपल कोई एसिड की मशीनरी प्लांट कुछ भी खरीद के लेके आए हो, ठीक है, उससे आपको प्रोबेबल है कि आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लेंगे और उसकी कॉस्ट भी रिलायबली मेजर कर सकते हो। तो उसने पहला टेस्ट क्वालिफाई कर लिया कि हम इसको पीपीई के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अब उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है, हमने जो एंट्री करनी है एसिड डेबिट और कैश क्रेडिट या पेएबल क्रेडिट, वो किस अमाउंट पे करनी है। तो वो कैसे निकलेगी कि हम सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल कोई एसिड खरीद के लाए हैं, तो उसकी परचेज प्राइस है लाख रुपए, ठीक है, ये 10,000 है उसकी परचेज प्राइस, एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं हम। तो हम उस परचेज प्राइस को हम एसिड की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल बता देता हूँ कि हमारा स्पेसिफिक प्रिंसिपल ये है कि हम तमाम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे लेते हैं जो हम एसिड को खरीद के लाने के लिए करते हैं। अपनी एंटिटी ने जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा, वो तमाम खर्चे जो एंटिटी ने एसिड को एक अपनी लोकेशन तक लाने के लिए काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए जितने भी खर्चे किए होते हैं ना, उन सबको वो एसिड की कॉस्ट के अंदर कैपिटलाइज करती है। ठीक है। वो तमाम खर्चे, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए जरूरी खर्चे हैं, और उस एसिड की को हम परचेज किया इस वजह से वो खर्चा हुआ है, तो हम उस सारे खर्चे को क्या करेंगे, कैपिटलाइज। अब हम एक एक खर्चे को बारी बारी देखते जाते हैं, आप इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले परचेज प्राइस, मतलब हम एसिड को खरीद के लेके आए तो हमने जाहिर सी बात है उसके इनवाइस मिली होगी हमें, और उस इनवाइस के हमने पैसे दिए होंगे कि ये एसिड 10,000 रुपए का। फिर कोई एसिड बहुत भारी एसिड है, हम वो उसको खुद नहीं लेके आ सकते, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की हमारे सप्लायर को कि वो हमें प्रोवाइड कर दे हमारे डोर स्टेप तक। तो उसने हमसे कोई ट्रांसपोर्टेशन या डिलीवरी फीस ले ली, तो वो भी हमने एसिड को अपने पास लाने के लिए एक खर्चा किया, ठीक है, काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए। तो उसके बाद हमारे पास वो एसिड है, मशीनरी है, वो उसके लिए एक स्पेशल वर्कर्स आते हैं, वो उसको इंस्टॉल करते हैं, तो हम इंस्टॉलेशन की कॉस्ट को भी क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे। और अगर हमने कोई कस्टम ड्यूटी पे की है, मिसाल के तौर पे मशीनरी हमने बाहर से मंगवाई है, और वो जो हमारा इम्पो जो पोर्ट है, पोर्ट पे आके उसको हमने कोई टैक्स, सेल्स टैक्स पे किया उसके ऊपर, लेकिन ऐसा टैक्स जो हमें वापस नहीं मिलना, नॉन रिफंडेबल हो, तो उसको भी हम क्या कर देंगे एसिड की कॉस्ट में। क्योंकि तमाम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, अगर ये कॉस्ट एसिड को खरीदेंगे तो ये खर्चा करना पड़ेगा, आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ तो। फिर कोई स्पेशल एक्सपेंस, मिसाल के तौर पर आप एक जगह लेके आए हैं, एक मशीन लेके आए हैं और आपने उसको एक जगह पे इंस्टॉल करना है। तो उस जगह पे इंस्टॉल करने से पहले ना उस जगह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस जगह पे आपने दो चार तीन चार ट्रालियाँ मिट्टी की डलवानी है, फिर उसके ऊपर आपने लेबलिंग करवानी है, फिर आप उसके ऊपर कोई फ्लोर लगवाएंगे, फिर उसके बाद जाके वो मशीन इंस्टॉल होगी। तो अब उस मशीन को वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी फ्लोर को सेट करो, उसके फ्लोर के ऊपर वो सारा खर्चा करो। तो वो कोई स्पेशल एक्सपेंस उससे जुड़ा हुआ हो, तो ये आपको एग्जाम के अंदर वो खुद बता देगा कि ये एक स्पेशल खर्चा है जो इस एसिड को खरीदने की वजह से हुआ है। तो आपने उस खर्चे को वहां पे ऐड कर देना है एसिड की कॉस्ट में। फिर कोई टेस्ट रन, मिसाल के तौर पर आप लेके आए हो एक मशीनरी और उससे आपने मोबाइल फोन बनाना है, तो आप टेस्ट रन करते हो कि मतलब आप उसे 10 15 20 मोबाइल फोन पहले बना के देख लेते हो, और उसके बाद आप उन 10 15 मोबाइल फोन को आप मार्केट में या किसी को भी सेल आउट कर देते हो बहुत सस्ते दामों पे। तो आपने वो टेस्ट रन की जो कॉस्ट आई है ना, आपको 10 15 मोबाइल फोन बनाने की जो कॉस्ट है, वो भी एसिड की कॉस्ट में क्या कर देना, ऐड कर देना। और वो जो 10 15 मोबाइल फोन आपने बनाए और वो बाहर बेच दिए, तो आपको थोड़े से जो पैसे आए हैं, तो वो टेस्ट रन की जो कॉस्ट और जो आपको पैसे आए हैं, उन दोनों को आपस में नेट कर लेना है। नेट करने का मतलब, आपने 10 15 मोबाइल फोन बनाए और आपको आया 15,000 रुपये का कॉस्ट, तो 15,000 रुपये की कॉस्ट, और आपने उनको जब बाहर बेचा तो आपको 5,000 रुपये का कोई और रेवेन्यू आ गया। तो 15,000 और 5,000 को आपस में नेट करके 10,000 रुपये की कॉस्ट आपने यहाँ टेस्ट रन कॉस्ट के तौर पर शो कर देनी है, या फिर आप 15,000 की टेस्ट रन की कॉस्ट शो कर दो और 5,000 की टेस्ट रन की सेल शो कर दो, तभी ठीक है। लेकिन अब आगे आ गया मार्केटिंग एक्सपेंस। आपकी मशीन लेके आपने धड़ाधड़ पोस्टर लगवा दिए कि कंपेटिटर्स को दिखाना है हमने कि हम इतनी बड़ी मशीन जापान से, जर्मनी से, यूके से इंपोर्ट करके लेके आए हैं।
तो उसको आप एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए ये जरूरी खर्चा नहीं है। ये एसिड के फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए जरूरी खर्चा है, कि मार्केटिंग वगैरह। फिर कोई रिपेयर वगैरह आपने करवाई है, अब आप सोचोगे कि कोई रिपेयर है, वो तो एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन ऐसी कोई रिपेयर है, हम मशीनरी उतार रहे थे और वो हमारे जो वर्कर हैं वो गिर गए, उसकी वजह से मशीन उलट गई और उसके ऊपर हमें कोई खर्चा करना पड़ गया, तो वो हमारी अपनी नेग्लिजेंस थी। ठीक है, वो उसका हम डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको हम एक्सपेंस के तौर पे पीएनएल में बुक कर लेंगे, यानी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इसको हम एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। ट्रेनिंग कॉस्ट, हमने कोई मशीन लेके आए और वो मशीन बड़ी जर्मनी से आई है या जापान से आई, चिंग चोंग चूंग आके आएगा और वो हमें आके सिखाएगा कि भाई आपने ऐसे करना है, इसको इस तरीके से ऑपरेट करना है, वो हमारे जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देके जाएगा। तो वो जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है, तो हम उसको कैपिटलाइज नहीं करते। क्यों? इसको काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए खर्चा जरूरी नहीं है। कल को स्टाफ भाग जाए, तो हमने उनके साथ कोई एग्रीमेंट किया, बेशक एग्रीमेंट किया हो स्टाफ के साथ, लेकिन वो स्टाफ फिर भी भाग सकता है। तो ये एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए खर्चा नहीं है, एक उसके फ्यूचर ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चा है। तो ये तीनों हम इस एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, और बाकी सारे खर्चे हम ऐड करके हम कहेंगे कि एसिड की इनिशियल मेजरमेंट, जब पहले दिन उसको खरीद के लेके आए हैं, आज उसकी कॉस्ट 10710 है, और हम ऊपर जाके एंट्री कर देंगे एसिड डेबिट 10710 से। और अगर हमने पैसे पे किए हैं कैश क्रेडिट या पेएबल क्रेडिट, अगर हमने पैसे पे करने हैं अभी, एक बार इनिशियल मेजरमेंट होगी। उसके बाद हमने पढ़ना सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, कि अब तुमने एंट्री कर ली है एक बार, लेकिन अब एसिड के ऊपर मजीद खर्चे कर रहे हो तुम। वक्त गुजर गया, तुम 1 जनवरी पे एक एसिड खरीद के लेके आए थे, अब 1 जनवरी गुजरने के बाद अब 31 दिसंबर आ गया, तो उस पे तुम एसिड के ऊपर कोई खर्चे कर रहे हो, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक मैंने यहाँ पे गाइडेंस बनाई थी, कि आपने देखना है कि वो जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो एसिड के ऊपर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हमारे जो रेगुलर रूटीन के खर्चे हैं, वो जो हम मशीन लेके आए हैं, मशीन की कोई ग्रीसिंग करते हैं, मशीन की कोई ऑयलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, मशीन के ऊपर हम कोई किसी किस्म का लुब्रिकेंट वगैरह लगाते हैं, या मशीन के अंदर हम क्या करते हैं, उसके नट शट ऐड करते हैं। हर एक प्रोसेस गुजर जाने के बाद, मिसाल के तौर पर जब 100 यूनिट बन जाते हैं, तो हर 100 यूनिट बनने के बाद मशीन को वो ग्रीसिंग वगैरह चाहिए होती है, हर बार हमें वो करनी पड़ती है, तो वो रेगुलर रूटीन का खर्चा है। तो रेगुलर रूटीन का खर्चा जिससे हमें थोड़ा सा फायदा आना है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने यानी 1 साल से कम फायदा आना है, तो उसको हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, एक्सपेंस आउट कर देंगे। एक्सपेंस आउट करने का मतलब ये है कि हम उसको क्या कर देंगे, उसकी यहाँ पे आके डायरेक्ट एंट्री कर देंगे, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। बस पीएनएल के अंदर हम उसकी सिंपली ये एंट्री कर देंगे। लेकिन ऐसा खर्चा जो हमारा क्या नाम लेते हैं कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मिसाल के तौर पर ऐसा हमने खर्चा किया कि हमारी मशीन, हमारे पास 30 साल गुजरने के बाद मशीन के ऊपर हमने इतने ज्यादा पैसे लगा दिए कि अब वो मशीन की, उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। मिसाल के तौर पर पहले वो 100 यूनिट बनाती थी, लेकिन अब वो 200 300 400 यूनिट बनाने लगी है। पहले मशीन 1 घंटा काम करती थी और उसके बाद हीट अप हो जाती थी, लेकिन अब वो 3 4 घंटे 5 घंटे मजीद काम करती रहेगी, वो पैसे लगाने की वजह से। या उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, पहले वो 2 घंटे में एक चीज बनाती थी, अब वो 1 घंटे में एक चीज बना रही है। या उसकी यूजफुल लाइफ के अंदर कोई चीज इंक्रीज होगी, मतलब पहले उसने 1 साल फायदा देना था, वो 3 4 साल मजीद चल जाएगी। तो हमने जो खर्चा किया है, हमने उसको डिवाइड करके देखना है, आया वो खर्चा हमने रोजमर्रा का रूटीन का खर्चा है, अगर तो रूटीन का खर्चा है तो उसको आप एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कर दो। लेकिन अगर वो खर्चा ऐसा खर्चा है जिससे एसिड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आउटपुट इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, या यूजफुल लाइफ के अंदर कोई इंक्रीज आ गया, तो आप उसको एक्सपेंस में नहीं डालोगे, आप उसकी एंट्री क्या कर दोगे, आके उसको एसिड की कॉस्ट का पार्ट बना दोगे। आप उसकी सिंपल एंट्री कर दोगे कि एसिड आपका डेबिट हो जाएगा जिस अमाउंट से आपने किया, कैश क्रेडिट या पेएबल क्रेडिट आप कर दोगे। ठीक है, इसकी फर्दर एग्जांपल जब हम आगे जाके इसको इलेबोरेट करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं लाजमी करवाऊंगा। ठीक है, ये था हमारा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पढ़ लेते हैं जल्दी से। वगैरह सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में हम नॉन करंट एसेट को कैन ओनली बी रिकॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ द एसेट। अच्छा, इसमें उसको कह रहा है कि जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन नॉन करंट एसेट है ना, आपको उसका पार्ट ऑफ एसेट तभी बनाओगे इफ इट इनहांसेस द बेनिफिट ऑफ एसेट। इससे एसेट के जो बेनिफिट है ना वो इंक्रीज हो जाए, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो जाए, कोई इंप्रूवमेंट आ गई उसके अंदर, या कोई आप एक्सटेंशन आ गया, तो आप उस जो खर्चा आपने किया है उस खर्चे को क्या करोगे, एसिड की कॉस्ट का पार्ट बना दोगे। एंट्री क्या करोगे, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट या पेबल क्रेडिट। और कोई आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको डायरेक्ट आप उसको क्या करोगे, एसपीएल में ले जाओगे। और जैसे कि आपके हमारे रिपेयर के खर्चे हो गए, मेंटेनेंस करने के खर्चे हो गए, आपने उसके ऊपर कोई रीपेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग शेंटिंग करवा दी उसकी। तो यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप, अपना माइक ऑन करके कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया है, इनिशियल मेजरमेंट पढ़ लिया हमने, डेफिनेशन पढ़ लिया, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। पहले दिन हम जब खरीद कर आएंगे एसिड को, तब कैसे रिकॉर्ड करना है, कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं ऐड करनी। सब्सिक्वेंटली जो उसके ऊपर खर्चा करेंगे उसमें से कौन कौन सी चीजें हमने एक्सपेंस आउट करनी है और कौन सा खर्चा हमने कैपिटलाइज करना है।
इस लिस्ट को आप रटा भी मार सकते हो। ठीक है, एग्जाम सिग्निफिकेंस के हवाले से यही चीजें हैं जो आपकी टेस्ट हो सकती हैं। वो आपको ये सारी चीजें दे देगा और आपको कहेगा बताओ एसेट की कॉस्ट क्या है इनिशियल वही राउंड पे। तो आपने परचेज प्राइस, ये ग्रीन वाली सारी चीजें ले लेनी है। ये डिफरेंट नाम से भी पूछी जा सकती हैं। जैसे कि ये टैक्स जो लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल, ये कस्टम ड्यूटी के नाम से आ सकता है। स्पेशल एक्सपेंस मैंने आपको बताया था, साइट रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आ सकती है। ठीक है। फिर आपको कह सकता है कोई प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, डिसमेंटल करना मतलब आप एक एसिड को वहां पे लगा रहे हो और आपको गवर्नमेंट ने कहा कि आपने 4-5 साल बाद उस एसिड को वहां से उखाड़ना है और उसको वहां से डिसमेंटल करना है। वहां से आपने उसको डिसमेंटल करके किसी और जगह पे डिस्पोज ऑफ कर देना है। तो अब आपको एसिड लगाने के लिए वो खर्चा करना पड़ेगा। आपने वो लगा दिया तो फ्यूचर में आपको वो खर्चा करना पड़ेगा। तो वो डिसमेंटलिंग की कॉस्ट भी आप एसिड की कॉस्ट के अंदर क्या करोगे, ऐड। क्योंकि अगर आप एसिड को वहां आज ना लगाते, एसिड को अगर आप आज ना लगाते तो आपको वो खर्चा फ्यूचर में ना करना पड़ता। तो अगर आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो माइक ऑन करके, नहीं तो फिर मैं फर्दर आगे जाता हूँ। नो सर। चले हम आगे चलते चलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद है डेप्रिसिएशन। ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने आपको पहले 2 लेक्चर्स में पढ़ा दी थी, मैं एक इनका क्विक रिकैप दे रहा हूँ आपको बस। डेप्रिसिएशन क्या थी जी? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसिड। मतलब एसिड चलने के बाद, जब हम एसिड खरीद के ले आए 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर तक हमारे 12 महीने गुजर गए हैं। 12 महीने गुजरने के साथ साथ एसिड के अंदर कोई चलने की वजह से वो घिस गया। ठीक है, एसिड की वैल्यू के अंदर जो कमी आ गई, हम उसको कहेंगे कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसिड। बहुत सारी टेक्निकल डेफिनेशन इसकी दी हुई होंगी। ठीक है। तो ये इसकी इजीएस्ट डेफिनेशन है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसिड। ये 4 मेथड्स हैं जिससे हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड की तरफ से हमें 4 मेथड्स दिए गए। एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो पहले दो जो मेथड्स हैं वो आपके सिलेबस के अंदर हैं और बाकी जो 2 मेथड्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो वो नाम ऐसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है। अब मैंने एक छोटी सी बात की थी, उस छोटी सी बात को मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। वो था कि मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपने एक एसिड खरीद के लेके आए फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का, और उस एसिड को आप खरीद के लाए 1 लाख रुपए का, और उस एसिड ने आपको फायदा देना है 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5 साल। ठीक है। तो आप उसको डायरेक्टली इकट्ठा एक साथ आप एक्सपेंस के तौर पे माइनस नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर आप कोई भी एसिड खरीद के लेके आए हैं, जाहिर है आपने एसिड के ऊपर जो खर्चा किया है वो है तो असल में खर्चा ही ना। तो सेल में से आपके तमाम खर्चे माइनस होने चाहिए, यहाँ से जितने भी एक्सपेंसेस आपके माइनस होंगे उसके बाद ही आप लोग का क्या आएगा, प्रॉफिट। ठीक है। अब मैं एक एसिड खरीद के लेके आया हूँ, यहाँ पे मेरी फॉर एग्जांपल सेल है से 10,000 रुपये। ठीक है। मैं 1 लाख रुपए का एसिड खरीद के लाया, मैंने कहा कि यार मैं 1 लाख रुपए का एसिड खरीद के लाया हूँ, इस साल मेरी सेल ये हुई है और 1 लाख रुपए का एसिड मैंने खरीदा, तो मैं एसिड की ना पूरी कॉस्ट यहाँ से माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना हमारा 90,000 रुपये का लॉस आ गया। तो स्टैंडर्ड कहेगा कि भाई ये क्या बेवकूफ़ी है, एक एसिड जिसने तुम्हें 5 साल फायदा देना है, तुमने उसको एक ही मिनट में आए और तुमने सेल में से पूरे का पूरा ये जो है 1 लाख रुपया माइनस कर दिया। मतलब ये सॉरी, ये एक्सपेंस है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये प्रॉफिट है, अभी तो लॉस आया ना, तो ये लॉस है। ठीक है, ये एक्सपेंस है, 1 लाख रुपए का सेल है 10,000 की। तो स्टैंडर्ड हमें कहेगा कि ये क्या बेवकूफ़ी है कि जब एक एसिड ने तुम्हें फायदा देना है 5 साल, तो तुम उसको इकट्ठा एक ही पहले साल में तुम उसको क्या कर दोगे, पूरे का पूरा माइनस कर दोगे। एक्सपेंस आउट का करने का मतलब ये है कि पीएनएल में आके माइनस कर दोगे। तो तुम्हारा लॉस आ गया। इससे ये होगा कि तुम्हारा जो उस साल का पीएनएल बन रहा होगा, जिस साल तुमने एसिड खरीदा होगा, वो उस साल में तुम होप्स हो कि तुम लॉस में चले जाओगे। उस साल एक बहुत बड़ी अमाउंट है वो तुम माइनस कर दोगे। तो हालांकि उसने फायदा तो तुम्हें 5 साल देना है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आता है। अकाउंटिंग के दो बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं, उसमें से एक मैचिंग कॉन्सेप्ट और एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आगे आएगा और कहेगा कि भाई ये जो 10,000 है ना, आपका 1 लाख रुपए, इसने आपको 5 साल फायदा देना है। तो आप इस 1 लाख को ना 100K को 5 पे तकसीम करो। ठीक है। और आप इसको 20,000 रुपये का खर्चा यहाँ से माइनस करो, हर साल हर साल। तो हम यहाँ पे करेंगे 20,000 रुपये का खर्चा यहाँ से हर साल 20,000 करके माइनस करते रहेंगे। तो अब बेशक 10,000 का लॉस आ रहा है, वो लॉस हमारे लिए स्टैंडर्ड की तरफ से अलावा है, हम कहेंगे ठीक है हमारे यहाँ 10,000 का लॉस आ गया। लेकिन हम एसिड की पूरी कॉस्ट को यकदम माइनस नहीं कर सकते यहाँ से। तो हम सिंपली क्या करते हैं, एसिड को स्प्रेड कर देते हैं, एसिड की कॉस्ट को स्प्रेड कर देते हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो ये जो
ये जो अमल है एसिड की कॉस्ट को स्प्रेड करना ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। यानी डेप्रिसिएशन एसिड की जो 10710 हमने यहाँ निकाली थी, हम इसको यकदम माइनस करने की बजाय क्या करेंगे, एसिड को, एसिड की जितनी भी लाइफ है उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। उसके एसिड की लाइफ 5 साल है तो हम इसको 5 इसके हिस्से बना लेंगे और हर साल एक 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 हिस्सा माइनस करते जाएंगे। तो ये थी थोड़ी जरा टेक्निकल डेफिनेशन। तो डेप्रिसिएशन थी जी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसिड, 1 लाख रुपए का एसिड साल के एंड पे कितने का रह गया हमारे पास, सिंपली 1 लाख रुपए का एसिड हमारे पास साल के एंड पे कितने का रह गया, 90,000 का। तो 10,000 की जो डिक्रीज आया हम उसको कहेंगे डेप्रिसिएशन। अब हम जी शुरू करते हैं। ये तो थी सिर्फ बातें। अब हम जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है एग्जाम के हवाले से हम उसको शुरू करते हैं, वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, हम स्ट्रेट लाइन मेथड में ना सबसे पहले हर मेथड का ना फार्मूला दिया होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था आप लोगों के लिए। हर एक मेथड है उसका एक फार्मूला दिया होगा, उस फार्मूले को हम फॉलो करेंगे और हमारी डेप्रिसिएशन निकल आएगी। अब जो मैंने बताया था कि 1 लाख रुपए का एसिड साल के एंड पे इतने का रह गया 10,000 का, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये इतने का रह गया। तो हम इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड में गाइडेंस दी हुई है कि आप इन 4 मेथड्स को फॉलो करो, ठीक है। वो 4 मेथड कब लगाने हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि स्ट्रेट लाइन कब लगाना है, रिड्यूसिंग बैलेंस कब लगाना है, सम ऑफ डिजिट, और जो आपका अगला मेथड है चौथा उसको कब लगाना है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि हम क्या, हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, कि हम कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर देंगे और यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट, कॉस्ट हमने पढ़ ली, जो हमने इनिशियल मेजरमेंट पे कॉस्ट निकाली वो हमारी कॉस्ट होगी। रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं हमारे, जब हम इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, जब इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मिसाल के तौर पर इसकी जिंदगी है 5 साल, ठीक है, जब 5 साल गुजर जाएंगे तो जब हम इसको कबाड़ में बेचेंगे, फॉर एग्जांपल कबाड़ में बेच देंगे, इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू होगी, कोई बंदा हमसे इसको खरीद लेगा, तो 5 साल गुजरने के बाद इसकी एक हमारे पास गारंटीड अमाउंट होगी कि ये इतने का तो बिक ही जाएगा ना। तो वो जो गारंटीड अमाउंट होगी कि उसकी जिंदगी जब खत्म हो जाएगी 5 साल, तो हमें इसके 3,000 4,000 5,000 चाहे स्क्रैप में बेच के मिल जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से मिल जाएंगे, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो वो होती है रेजिडुअल वैल्यू। रीसेल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, आप जिसको कह सकते हो आपकी रेजिडुअल वैल्यू, फिर हम इसको यूजफुल लाइफ पे तकसीम कर देंगे। जैसे हमारा वो जो निकला था 10710, उसमें से हम रेजिडुअल वैल्यू एग्जाम वो क्या नाम लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 0 है, और हम इसकी एज्यूम कर लेते हैं 5 उसकी लाइफ है। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2142। तो अब ये डेप्रिसिएशन हम हर साल पीएनएल के अंदर माइनस करते रहेंगे, हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे माइनस करते रहेंगे, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, ठीक है। इसी तरह इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक दूसरा फार्मूला भी दिया हुआ है कि कॉस्ट में से हम रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर दें, और उसको रेट दिया हो हमारे पास तो रेट से मल्टीप्लाई कर दें, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इंटू रेट कर दें, तभी हमारे पास ये जवाब आएगा, ठीक है। और इसमें अल्टरनेटिवली ये कि अगर आपके पास रेट दिया हो, आपके पास लाइफ दिया हो, तो आपने रेट कैसे निकालना है, आपके पास रेट दिया हो तो लाइफ कैसे निकालनी है, 1/लाइफ इज इक्वल टू रेट, और 1/रेट इज इक्वल टू लाइफ। ये बातें सारे हमने पढ़ ली थी, उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। अब सबसे पहले थोड़ी सी डेप्रिसिएशन की चीजें थी कि ये डेप्रिसिएशन जो होती है, डेप्रिसिएशन एक ईयर एंड एडजस्टमेंट है, मतलब पूरा साल गुजर जाएगा, ये कम जनवरी को आप खरीद के लाए और 31 दिसंबर तक आप कोई एंट्री नहीं करोगे। 31 दिसंबर पे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होगे बैठ के, ठीक है, बैलेंस शीट और पीएनएल बना रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट और पीएनएल आप जब बना रहे होगे तो बैलेंस शीट के अंदर, पीएनएल के अंदर आप डेप्रिसिएशन बुक कर लोगे 31 दिसंबर के ऊपर, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर आपका जो एसेट है वो 90,000 रुपये का नजर आ रहा होगा, तो 10,000 रुपये की कमी आप शो कर दोगे बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो ये दो काम आप कब करोगे, ये हमारी ईयर एंड एडजस्टमेंट है, जब मतलब हमारा साल खत्म होता है तब हम इसकी एंट्री करते हैं। एक नॉन कैश एक्सपेंस है, जैसे आपका कोई इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट का मतलब आपने कोई सूद पे किया तो उसके लिए आप पैसे दे के आते हो, इंश्योरेंस के लिए आप कोई पैसे दे के आते हो, तो वो जो पीएनएल में माइनस कर रहे होते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि पीएनएल में सारे खर्चे माइनस हो रहे होते हैं, तो डेप्रिसिएशन जो माइनस हो रहा होता है उसके लिए क्या आपने कोई कैश पे किया होता है, नहीं, ये तो एसेट की वैल्यू में कमी आ रही होती है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन के आप कह सकते हो कि ये फीचर्स हैं। फिर डेप्रिसिएशन की टेक्निकल डेफिनेशन आपको दी हुई है कि ये क्या है जी, टेक्निकल डेफिनेशन, मेथड ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, कि भाई उसकी जो कॉस्ट है ना उसको उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर स्प्रेड कर दो, पूरी की पूरी कॉस्ट एकदम माइनस ना करो, उसको यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करके एक अमाउंट निकालो और उसको आहिस्ता 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 माइनस करते जाओ। फिर एक एस्टिमेटेड टेक्निक है, एस्टिमेटेड टेक्निक का मतलब जो आप यहाँ पे फार्मूला पढ़ा है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। अब जिसकी रेजिडुअल वैल्यू है ये भी एक एस्टिमेट है कि भाई इसका इतना मिल जाएगा, कबाड़ में बेचेंगे तो अंदाजा इतना मिल जाएगा, शौकत भाई हैं वो इतना दे देंगे,
रियाज भाई हैं वो इतना दे देंगे, अमीन भाई हैं वो इतना दे देंगे, तो इनमें से जो हमें प्रेफर लेवल रखना होगा मैनेजमेंट को, वो यहाँ पे ले लेगी रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है। और जो यूजफुल लाइफ है वो मैनेजमेंट कहेगी कि मुझे लगता है कि ना, बेशक इसकी लाइफ 10 साल हो, लोग इसको 10 साल चलाते हैं, लेकिन हमारी कंपनी ऐसा मांड के चलाएगी ना इसको, ये 3-4 सालों में फारिग हो जाएगा। तो यूजफुल लाइफ में भी एस्टिमेट है और आपके पास रीवैल्यू अमाउंट में भी एस्टिमेट है, तो हम कहेंगे कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट है ना जो, उसके अंदर काफी सारे एस्टिमेट है। फिर डुअल इफेक्ट, हमने डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट नेचर का होता है, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। ठीक है। और एक्सपेंसेस और इनकम्स हमारे सारे पीएनएल में जाते हैं। पीएनएल में क्या चीजें जारी होती हैं, इनकम्स, और उसमें से एक्सपेंसेस क्या होते हैं, माइनस, और हमारा फिर क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये एक्सपेंस जो है वो पीएनएल में जाएगा। डुअल इफेक्ट का मतलब अभी समझा देता हूँ। इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है। ये दूसरा इंपैक्ट इसका कहाँ जा रहा होगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जब मैं यहाँ बता रहा था आपको कि ये 10, ये जो आपकी डेप्रिसिएशन थी, 10,000 रुपए की डेप्रिसिएशन, आपकी जो 10,000 रुपए की डेप्रिसिएशन थी, ये आपकी माइनस होगी, क्या नाम लेते हैं, पीएनएल में से। और ये जो 10,000 रुपए की कमी आप दिखा रहे थे बैलेंस शीट में कि ऐसी टाइम हम 1 लाख रुपए का खरीद के लाए थे, लेकिन 31 दिसंबर पे 10,000 इसमें से माइनस कर दो, तो ये अब एसेट जो है ना 90,000 रुपए का आ रहा है। तो ये 10,000 की कमी आप कहाँ लेके जा रहे थे, एसओएफपी यानी स्टेट बैलेंस शीट के अंदर। तो इसकी एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन, तमाम डेप्रिसिएशन को जमा कर दो, सम ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन उसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है। मतलब सारी डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का जमा। फॉर एग्जांपल आप इसको खरीद के लाए हो 1 जनवरी पे, आज है 31 दिसंबर, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर इस साल की, ये 2001 है, एज्यूम कर लो 2001 की जो डेप्रिसिएशन है वो फॉर एग्जांपल 2412 थी। तो इस साल की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन भी 2412 है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब आज तक की डेप्रिसिएशन सारी जहाँ आप खड़े हो, वो भी 2142 है। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप करते हो 31 दिसंबर 2002 पे चले जाते हो, तो 31 दिसंबर 2002 की जो डेप्रिसिएशन होगी वो भी 2142 होगी, क्योंकि वो कैसे निकली होगी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल है। कॉस्ट वही 10710, उसमें से रेजिडुअल वैल्यू 0 माइनस हुई होगी, 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी 2142। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब आज तक की डेप्रिसिएशन, आज कितने साल गुजर गए, 2142, मतलब ये 2001 भी गुजर गया, 2002 भी, 2 साल गुजर गए। तो 2142 जमा 2142 जो भी जवाब आएगा आपका, फॉर एग्जाम्पल एक्स कोई भी जवाब है, तो वो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या होगा, बैलेंस। अच्छा, ये तो होगी जनरल जनरल सी बातें। ठीक है। तो ड्यूअल इफेक्ट का मतलब समझ आ गया। तो अगर आपको कोई सवाल है अभी तक तो पूछ सकते हो। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। नो सर, कोई सवाल नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि वही क्वेश्चन था, मैंने आपको कहा था कि देखें, एक साल गुजर गया, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की और यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर दिया, तो हमारी 2142 हमारी डेप्रिसिएशन आ गई। हर साल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए यही फार्मूला लगेगा, और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हर साल डेप्रिसिएशन हमारी बराबर आएगी। हम ये देख रहे हैं डेप्रिसिएशन हमारी, पीएनएल फॉर द ईयर होता है, एक साल के लिए बनता है और अगले साल के लिए अलग बनता है, तीसरे साल के लिए अलग, चौथे साल के लिए अलग। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है वो एज ऑन होती है, मतलब उसके अंदर सारी चीजें जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक सारी चीजें एज ऑन एक्यूमुलेट जमा होके आ रही होती हैं। आज तक कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं, आज तक कंपनी की लाइबिलिटीज इतनी है, और जो चीजें उसमें से निकल गई हैं, डिस्पोज हो गई हैं, हम उसको माइनस कर देते हैं कि मतलब आज तक शुरू से लेके एंड तक जो चीजें माइनस हो गई हैं वो निकल जाएंगी, और आज तक इतनी चीजें हमारे पास पड़ी हैं, एसेट्स इतने पड़े हैं, लाइबिलिटीज इतनी पड़ी हैं, और हमारे पास कैपिटल इतना पड़ा हुआ है। तो बैलेंस शीट हमारी एज ऑन होती है, और प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो क्या होता है, फॉर द ईयर। मतलब हमने कभी ये नहीं सुना होगा कि जो हमारी सेल है, जब से कंपनी बनी है तब से लेकर आज तक कितनी सेल कर दी है, वो कहीं पे स्पेसिफिकली हमने लिखा हो, जमा करके लिखा हो, लेकिन हम बताते हैं कि इस साल की सेल इतनी है, इस साल के खर्चे इतने, इस साल का प्रॉफिट इतना है। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या है, फॉर द ईयर, हर साल बराबर आएगी 2142 ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे मैंने आपको बताया था कि हमारी बैलेंस शीट में क्या आते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो एसेट किस चीज पे आता है, बुक वैल्यू पे, और बुक वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब कि हमारी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। वही बेसिक एग्जांपल याद करो कि 1 लाख रुपए का एसेट है और वो साल के एंड पे 90,000 का रह गया, तो 1 लाख रुपए की कॉस्ट थी, और उसमें से 10,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो 90,000 पे एसेट नजर आना चाहिए 31 दिसंबर पे किताबों पे। तो इसका फार्मूला क्या है कि एसेट एसओएफपी में कैसे नजर आएगा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब आज के दिन खड़े होकर अगर हम उसकी देखें, बुक किताबों के अंदर कितनी वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारा 10710 का एसेट था, और उसकी एक साल की डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दी 2142, तो हमारा एसेट अब किताबों में 8568 का नजर आएगा, कब, 31 दिसंबर 2001 पे, ये देख सकते हो।
ठीक है, 31 दिसंबर 2001 के ऊपर हमें ये नजर आ रहा है। और 31 दिसंबर 2001 की अगर मैं बनाऊं, क्या नाम लेते हैं, एसपीएल, एसपीएल में क्या आ रहा होगा, सिंपल 2142 की डेप्रिसिएशन। अब 2 साल गुजर जाएंगे तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी अपडेट कर देंगे 2142 का। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का बैलेंस मैंने बताया था कैसे निकलता है, कि ओपनिंग के अंदर हम जमा कर देंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। मतलब अब बिजनेस का पहला साल, ओपनिंग में कोई डेप्रिसिएशन पड़ी भी नहीं थी हमारे पास, तो इस साल जो डेप्रिसिएशन आई वो आई 2142। तमाम डेप्रिसिएशन को जमा करते, जब हम दूसरे साल के ऊपर आ गए हैं, दूसरे साल के ऊपर आए हैं, तो हमारे पास ये जो 10712 था, इसमें 2 साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, 2142, 2 साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, तो हमारा एसेट 31 दिसंबर 2002 पे इतने का नजर आ रहा है। जब 3 पे आओगे तो ये डेप्रिसिएशन को 2142 को 3 बार माइनस कर देना। ठीक है, इस तरह करते करते अब 5वें साल के एंड पे हमारे ये माइनस हो जाएगा, और एसिड हमारी किताबों में कितने का आएगा, 0 का नजर आएगा। और हमने एसिड की जो कॉस्ट थी 10710, उसको हमने स्प्रेड कर दिया उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर। ये देखो 2142, 2142, 2142, ये सारा। ठीक है, अब हमारा एसिड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बढ़ते 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 10710 पे चला जाएगा। ये एक पहले साल का बैलेंस था, फिर पहले साल के अंदर ये वाले डेप्रिसिएशन को ऐड किया तो ये बैलेंस आ गया। ठीक है, इस बैलेंस के अंदर ये डेप्रिसिएशन ऐड की, ये बैलेंस आ गया, इस डेप्रिसिएशन में ये बैलेंस ऐड किया, ये आ गया, ये बैलेंस ऐड किया, ये आ गया। तो ये हमने सारी बातें पहले कवर की हैं, इसका क्विक रिकैप था। तो इस बात का नटशेल ये है कि हमारी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर जो हमारे एसिड्स हैं, बैलेंस शीट में क्या आते हैं, एसिड्स और लाइबिलिटीज। एसिड्स जो है वो किस चीज पर नजर आ रहे हैं, बुक वैल्यू पे। ठीक है, मतलब वो 90,000 वाली अमाउंट एग्जाम्पल में याद रखनी है। बुक वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी आज तक की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। ठीक है, तो कॉस्ट हमारी 10710 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल पे खड़े हो तो 12142 होगी, दूसरे साल पे खड़े हो गए तो 2 गुना कर लेना, तीसरे साल पे खड़े हो तो 3 गुना, चौथे साल पे खड़े हो तो एज ऑन करते जाना। तो ये तो थी बेसिक एग्जांपल उसके ऊपर हमारी। फिर मैंने आपको बताया था कि ये तो हो गया बहुत ट्रिकी सा हमारे पास पैटर्न, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड पैटर्न को लेकर चलेंगे कि किस तरीके से हमने सवाल को किया करना है। वो स्टैंडर्ड पैटर्न हमारा क्या था, स्टैंडर्ड पैटर्न जल्दी से हम देख लेते हैं। कि हमने एक डेट का कॉलम डाल देना है, ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम डाल देना है, एक एसिड का कॉलम डाल देना है। फिर हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ डेट लिख लेनी है कि 1 जनवरी को हमने एसिड खरीदा है, उसकी कॉस्ट 10710 थी इस टाइम। अब 31 दिसंबर 2020 आ गया, तो 12 महीने गुजर गए हैं, तो एसिड डेप्रिशिएट हुआ होगा, 12 महीनों में उसने अपनी वैल्यू रीच की होगी। डेप्रिसिएशन निकालते हुए अपने आप से पूछना है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो, एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, हमने 0 एज्यूम की हुई थी, और यूजफुल लाइफ है 5 साल, तो डेप्रिसिएशन आ गई 2142। इसमें से हमने 2142 माइनस की, तो हमारे पहले साल के यहाँ पे बुक वैल्यू आ गई। बुक वैल्यू और WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू दोनों एक ही अल्टरनेटिव लफ्ज है। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगी, एसपीएल में। अगर कोई हमसे पूछ रहा हो कि 31 दिसंबर 2020 के एसपीएल में क्या जाएगा, तो हम कहेंगे ये डेप्रिसिएशन। और 31 दिसंबर 2020 के एंड पे एसेट कितने का शो हो रहा होगा, 8568, तो एसएफपी में ये जाएगा। ठीक है, ये वर्किंग हमने बना लेनी है इसी तरीके से। 31 दिसंबर 21 आया, फिर डेप्रिसिएशन माइनस की, फिर बुक वैल्यू आई, फिर डेप्रिसिएशन माइनस की, फिर बुक वैल्यू आई। इस तरह करते करते हमसे वो पूछता रहेगा, बताओ 31 दिसंबर 2021 के ऊपर बुक वैल्यू कितनी है। बुक वैल्यू का मतलब एसेट किताबों में कितने का नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे 2 साल गुजर गए, 2 साल की डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद, 2 साल की जो उसने वैल्यू लूज कर ली है उसके माइनस होने के बाद एसेट इतना किताबों में नजर आएगा। तो इस तरीके से आपने ये निकाल लेना है। 31 दिसंबर 2005 के एंड पे अब हो गया, अब एसिड किताबों में 0 को हो गया, क्योंकि अब पहले साल जब खरीदा था हमने 1 लाख रुपए का, तो हर साल 10 रुपए, 10 रुपए, 10,000, 10,000 माइनस होते होते, तो वो क्या नाम लेते हैं, एट द एंड वो क्या हो गया, 0 पे चला गया। ठीक है, तो ये थी स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर हमने तकरीबन आज टोटल कवरेज कर ली। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने फार्मूला पढ़ लिया, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। और यूजफुल लाइफ अगर यू ना दिया हो तो हम उसको कर देंगे, रेट दिया हो सकता है तो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है, अगर हमारे पास लाइफ ना दी हो, हमारे पास रेट ना दिया हो, तो हम इनको अल्टरनेटिवली निकाल सकते हैं। और हमने ये स्टेप को फॉलो कर लेकर चलना है। सारे सवाल मैं इससे करवाऊंगा। अभी तो ये एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है कि मैंने इस चीज़ों को कैसे करवाना है, ये होता क्या है, फिर इसके ऊपर डिग इन करेंगे हर एक मेथड को अच्छे से तरीके से। इसके ऊपर हर पॉसिबल क्वेश्चन के एग्जाम में वो कैसे आ सकता है, एसिड आप खरीदा है, साल के शुरू में खरीदा है, साल के बीच में खरीदा है, साल के एंड पे खरीदा है, तो उस तरीके से हम सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। और दूसरे नंबर पे हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ा था, तो मैं उसको भी डिस्कस नहीं करूंगा आज की क्लास को, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ तक रखता हूँ। और कल से मैं रिड्यूसिंग बैलेंस और उससे ऑनवर्ड सारी चीज़ों को लेके चलूंगा। तो आज की क्लास आप कह सकते हो कि आपकी क्विक रिकैप क्लास थी। अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं क्लास को एंड कर देता हूँ। आपको कोई सवाल है? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं इस लास्ट में एक चीज स्ट्रेट लाइन मेथड के हवाले से जो खत्म कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड को कह के कि स्ट्रेट लाइन मेथड कब लगाना है। स्टैंडर्ड से हम जाके पूछेंगे, स्टैंडर्ड कहेगा कि हम स्टैंडर्ड से पूछेंगे हम स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएं, हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाएं, तो स्टैंडर्ड
कहेगा कि अपने आप से पूछो, क्या जो तुम एसिड लेके आए हो इस एसिड से तुम्हें हर साल बराबर फायदा आना है, मतलब ये एक मशीन है हर साल 10,000 10,000 10,000 यूनिट बनाएगी। तो अगर तो जवाब है यस कि हाँ इस मशीन से मुझे हर साल बराबर फायदा आना है, तो तुम देखो कि तुम लगाओगे स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। और उसमें क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल बराबर आएगी। और अगर तुम्हारा जवाब आए कि नहीं, कि हमें हर साल फायदा बराबर नहीं आना, कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा, पहले शुरू के सालों में ज्यादा आएगा फिर कम 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 होता जाएगा, तो उसके लिए तुम जो मेथड लगाओगे वो क्या होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये कल मैं दोबारा से डिस्कस भी करूंगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। स्ट्रेट लाइन मेथड तब लगेगा जब हम एसेट लेके आएंगे जिससे हमें फायदा आना है हर साल बराबर। ठीक है। बाकी की क्लास कल। और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।